हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज जो हम हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे 26 जून का आज का। कल का हम नहीं कर पाए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था हमारे लैपटॉप में। तो आज हम 26 जून का करेंगे। तो कौन कौन सा न्यूज़ हमने कवर किया है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सा न्यूज़ हमने इसमें एडिटोरियल और न्यूज़ हमने कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला आपका फ्रंट पेज का CBSE ICSE कैंसल पेंडिंग एग्जाम्स। ये बेसिकली न्यूज जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने इसलिए रखा है इसमें क्योंकि एक टर्म है आपका सॉलिसिटर जनरल। ये बहुत बार अभी आया होगा, आपने देखा होगा। तो सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं इनके बारे में हम जान लें। ये आपका UPSC में या ऑब्जेक्टिव में या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो सॉलिसिटर जनरल बेसिकली सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं देश में, भारत में। सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, हाईएस्ट कौन है आपका? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है आपके वो हाईएस्ट कहलाते हैं। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल सेकंड हाईएस्ट हुए। ये अटॉर्नी जनरल सबऑर्डिनेट है। इनका काम भी वही है आपका एडवाइस करना गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में कि लीगली आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत बार लीगल ओपिनियन चाहिए होता है कि भाई है ना, हम जो कर रहे हैं पॉलिसी ला रहे हैं या फिर जो हम एक्ट ला रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्या है। सॉलिसिटर जनरल इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जिसे 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं बेसिकली। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है जिसको कि इसमें बेसिकली अभी शायद दो मेंबर हैं आपका। एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरपर्सन, और साथ में होम मिनिस्टर अभी है इसमें मेंबर। तो ये जो कमेटी है ये बेसिकली जो मेजर अपॉइंटमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सीनियर लेवल ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अपॉइंटमेंट, तो वो यही कमेटी तय करती है, यही कमेटी डिसाइड करती है। ये इसी के द्वारा सॉलिसिटर जनरल का अपॉइंटमेंट भी होता है बेसिकली 3 साल के लिए जनरली होता है। वो उसका एक्सटेंशन भी हो जाता है। अब हम आते हैं अटॉर्नी जनरल से कैसे डिफरेंट है। अटॉर्नी जनरल के बारे में आपने पढ़ा होगा इन पॉलिटी में। तो अटॉर्नी जनरल जो बेसिकली आर्टिकल 76 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन किया गया है अटॉर्नी जनरल के बारे में। लेकिन सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है इनके बारे में संविधान में कहीं पे नहीं बताया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये स्टैट्यूटरी मतलब ये किसी लॉ के अंतर्गत इसको बनाया गया है, किसी कानून के अंतर्गत, किसी एक्ट के अंतर्गत। वो एक्ट क्या है भाई? लॉ ऑफिसर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल 1987। इसके अंतर्गत इस दो जो पोस्ट हैं सॉलिसिटर जनरल का, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का, इनको क्रिएट किया गया है। तो स्टैट्यूटरी पोस्ट है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ये आप ध्यान रखें अटॉर्नी जनरल से डिफरेंसेस में। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल को स्पेशल पावर्स है, जो कि वो किसी भी पार्लियामेंट के किसी प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं। वोट नहीं करने का अधिकार है, वोट नहीं कर सकते हैं। मान ली वोटिंग जो होती है, आप देखते हैं पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, कभी बिल आता है तो वोट करने का अधिकार नहीं है इनको, लेकिन प्रोसीडिंग्स वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, वहां पर सुन सकते हैं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल्स या डिसीजन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स को ये पावर नहीं है, डू नॉट हैव द दिस राइट। ये पावर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल को ये पावर दिया गया है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसके अलावा एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है इसको असिस्ट किया करते हैं सॉलिसिटर जनरल्स, 2 सॉलिसिटर जनरल्स और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स। तो ये वैसे हायरार्की है आपका, अटॉर्नी जनरल के नीचे आपका सॉलिसिटर जनरल्स है, इसके नीचे आपका एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स है। तो ASG SG जो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है बेसिकली अटॉर्नी जनरल से इसका क्या डिफरेंस है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आर्टिकल आपका NGT आस्क वाइल, ये कंपनी है वाइल इंडिया लिमिटेड। तो इसको टू पे 25 करोड़ फॉर वेल ब्लो आउट डैमेज। तो ये हमने पहले न्यूज में देखा था, अभी थोड़ा दिन पहले न्यूज में था आपका आसाम का जो फील्ड है बगजन वाइल्ड फील्ड, यहाँ पे आग लगी थी अभी 2 वीक पहले। काफी भयानक आग लगी थी। तो इसको लेकर के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है आपका, इन्होंने इस कंपनी को वाइल्ड इंडिया लिमिटेड को कहा कि आप 25 करोड़ जो डैमेज आपने किया है वहां पर इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को, उसके लिए आप 25 करोड़ जो है जमा कीजिए उस डैमेज का कंपनसेशन के लिए। ये इन्होंने एक तरह से वाइल्ड इंडिया लिमिटेड को कहा है। क्यों इन्वायरमेंट डैमेज हुआ? तो बेसिकली इस एरिया पहले भी एडिटोरियल में मैंने कवर किया है इसको, आप देख सकते हैं पुराने एडिटोरियल एनालिसिस में। ये जो वेटलैंड्स है इसके पास में बहुत नजदीक में, वेटलैंड्स काफी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल है, आपका इकोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ एनवायरमेंट में। मगुड़ी मोतपांग वेटलैंड है, और साथ ही दिब्रू सेखोवा जो नेशनल पार्क है, एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसके पास में इसको हार्म पहुंचा। यहाँ पे फ्लोरा जो है, यहाँ पे फौना जो है, जानवर जो है,
पेड़ पौधे हैं उनको हार्म पहुंचा, इकोलॉजी को हार्म पहुंचा है, जो पॉल्यूशन हुआ उसके कारण। तो इसके कारण जो है एनजीटी ने कहा कि 25 करोड़ आप जमा कीजिए जो डैमेज आपने किया है। तो इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट आपका एनजीटी के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। एनजीटी बहुत बार न्यूज़ में आता है, आपको कुछ डिसीजंस के लिए कुछ उन्होंने जो कुछ डिसीजन लिए हैं, कुछ एक्शन लिया है। तो ये बेसिकली आपको जानना जरूरी है कौन सी बॉडी क्या करती है। बेसिकली ये जो है स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि एक एक्ट के अंदर बनाया गया है। एक्ट के अंदर बनाया, तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको एक्ट के अंदर बनाया गया इसका मतलब ये क्या हुआ, स्टैट्यूटरी बॉडी वो हो गया आपका। पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर बनाया गया तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। संविधान के अंदर इसका नाम होता, संविधान के अंदर इसको बनाया जाता तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। अब एनजीटी जो बेसिकली क्यों स्टेब्लिश किया गया, क्या कारण इसका, तो इसका कारण यही है कि जल्दी से जल्दी जो डिस्पोजल किया जा सके, जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो केसेस हैं उसको फास्टर जल्दी उसका निपटारा किया जा सके, क्योंकि ऐसे कोर्ट में टाइम लगता है तो इसलिए जल्दी इसका निपटारा हो जाएगा। तो ये कारण है। दूसरा आपका है ये और इम्पोर्टेंट क्या है आपका कि इंडिया जो तीसरी कंट्री है वर्ल्ड में जिसने ये स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास ऑलरेडी था, उसके बाद इंडिया जो तीसरी कंट्री थी जिसने ये ट्राइब्यूनल कैसे बॉडी का इस्टेब्लिशमेंट किया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने डेवलपिंग कंट्री एक है उसके होते हुए भी इस ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश किया। तो और इसमें एनजीटी जो है बेसिकली 6 मंथ के अंदर ही इसको जो डिस्पोज ऑफ करने का केस का है, तो काफ़ी फास्टर एक टाइम पीरियड भी दिया गया ताकि जल्दी जल्दी केस का निपटारा हो सके। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर क्या है ट्राइब्यूनल का। जैसे हर सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर होता है, हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर है कि उसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर है। चेयरमैन होते हैं, उसके बाद जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं। एक्सपर्ट मेंबर का कहना हमारा मेरा यही है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हो उनको रखा जाता है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है, इनका काम सिर्फ इन्वायरमेंट केसेस को डील करना है। इसीलिए वैसे एक्सपर्ट्स को, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को, इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स को, फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स को रखा जाता है ताकि वो एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके इसमें। जुडिशियल मेंबर इसलिए रखा जाता है क्योंकि भाई जुडिशरी से रिलेटेड जो लीगल टर्म्स है, लीगल टर्मिनोलॉजी उसको समझ सके। तो ये स्ट्रक्चर है। इनका टर्म होता है जनरली 5 साल का। 5 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है और नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, फिर से अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं। एक बार आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, दोबारा आप अपॉइंट नहीं किया सकते हैं। चेयरपर्सन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से। बेसिकली चेयरपर्सन जो है एक बेसिक रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है जनरली। तो इनको सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बेसिकली। अब हम आते हैं ट्रिब्यूनल का काम कैसे होता है भाई। तो ट्रिब्यूनल जो है बेसिकली कोई ऐसा नहीं, कोई सीआरपीसी आईपीसी से नहीं चलती है। बेसिकली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स से नहीं चलती है। बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से चलती है। जो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस जो है आपका यही है कि भाई जो उनको जो भी विक्टिम्स है उसको सुनना, जिस पे आप आरोप लगा उसको सुनना और उस हिसाब से फैसला देना, ये सबको सुनने के बाद। तो ये प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस होता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो क्या होता है, जैसे कि सीआरपीसी आईपीसी उसको फॉलो करके हम डिसीजन ले रहे हैं तो वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो गया। ये बेसिकली जो है कोर्ट्स में होता है आपका। कोर्ट्स जैसे हो गया आपका हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, इन कोर्ट्स में जो है ये फॉलो होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। बाकी जो ट्राइब्यूनल्स हैं या फिर जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज है उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है। ये आप ध्यान में रखें। एनजीटी के पास पावर क्या है भाई, क्या पनिशमेंट दे सकती है बेसिकली। तो एनजीटी के पास पावर है कि वो रिलीफ और कंपनसेशन भी दे सकती है विक्टिम्स को। जैसे कि इस केस में 25 करोड़ दिया गया है। रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, अगर कुछ आपने डैमेज किया है, जैसे यमुना केस में हमने देखा था कुछ डैमेज आपने किया है तो आपको उसको फिर से ठीक करना है, ये भी ऑर्डर दे सकती है एनजीटी। एंड फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट फॉर सच एरिया और एरियाज एज ए ट्राइब्यूनल में थिंक फिट, तो उस एरिया इन्वायरमेंट को फिर से ठीक करने का ऑर्डर भी दे सकती है कि आपने भी खराब किया, इसको ठीक भी आप ही कीजिए, चाहे जितना भी पैसा लगे, एक टाइम पीरियड के अंदर आपको कर सकती है। उसके अलावा एनजीटी एक्ट जो है पावर इसको कि पेनल्टी भी कर सकती है, फाइन भी कर सकती है और इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है, मतलब आपको जेल कारावास की सजा भी सुना सकती है, इतना पावर है एनजीटी के पास। और अगर अपील करना आपको एनजीटी के अगेंस्ट तो आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसको आपको जानना है कि ये सब पावर क्या है। डेम कंपनसेशन का भी पावर है, ये आप ध्यान रखें। ऑब्जेक्टिव में होता सवाल पूछा जाता है कि भाई क्या इसको कंपनसेशन का पावर है, कंपनसेशन ऑनर कर सकती है, क्या इम्प्रिजनमेंट का पावर है आपको, क्या फाइन करने का पावर है। तो ये सारा पावर इसके पास है एनजीटी में। अगले इसमें और एक और चीज बढ़ गया आपका कि एनजीटी किस किस
जो एक्ट के को डील कर सकती है, भारत सरकार का जो लॉज है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो ये 7 कानून है, लॉ है जिसको कि एनजीटी देखती है। ये आप ध्यान रखें, सारे कानून को नहीं दे सकती है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आपका है, और सेस एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर पॉल्यूशन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो ये 7 इंपॉर्टेंट जो एक्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्हीं के ऊपर जो एनजीटी अपना काम कर सकती है। अगर कोई इनका वायलेशन करता है, इन 7 एक्ट का, तभी उस पर एनजीटी जो है कार्रवाई कर सकती है, उस पर सजा सुना सकती है, फाइन कर सकती है, कंपनसेशन मांग सकती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्ट्स हैं जिसको कि एनजीटी नहीं देखती, ये आप ध्यान रखें। जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये देखिए आप 7 के लिस्ट में नहीं है। अगर इसके अंदर अगर कोई जुर्म करते हैं तो आप एनजीटी के पास हक नहीं है कि उसको सजा सुना सके, उसके ऊपर कार्रवाई कर सके। उसके अलावा शेड्यूल ट्राइब जो फॉरेस्ट रिकॉग्निशन एक्ट है, ये भी एनजीटी के अंदर नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि कुछ एक्ट्स जो है, कुछ लिमिटेड एक्ट, ये भी पूछा जाता है बार बार आपको कि कौन से एक्ट जो है एनजीटी के अंदर आती है, एनजीटी के जुडिक्शन में। तो ये 7 एक्ट ही आते हैं। अगर उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर आपको आ रहा है तो इसको आप नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें। फॉरेस्ट रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट ये भी नहीं होगा। तो इस 7 एक्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका हो गया। अगला आर्टिकल आपका है, ये एडिटोरियल है आपका हिंदू का, द मायोपिया ऑफ 2020 हिंडसाइट। ये बेसिकली जो है श्याम सरन, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं भारत सरकार में। इनका बेसिकली जो कहना है कि जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी को लेकर उन्होंने कहा है कि फॉरेन पॉलिसी अगर जब बना रहे हैं तो डोमेस्टिक जो इन्वायरमेंट है उससे उसका प्रेशर नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो इन्होंने कही है इम्पॉर्टेंट, कि जो आपको कोई भी फॉरेन पुरानी फॉरेन पॉलिसी को आपको अभी के नज़रिए से नहीं देखना है। मतलब कि उस समय अगर कोई डिसीजन लिया गया, फॉरेन पॉलिसी बनाया गया, तो उस समय का जो इन्वायरमेंट था, सर्कमस्टांसेस था, वो उस हिसाब से देखना आपको। आज के इन्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको जज नहीं कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको कि भाई पुरानी पॉलिसी को हम आज के समय से जज नहीं किया जाता है। वो उस समय ज़रूरत था उस पॉलिसी का, तब फॉरेन पॉलिसी आई। आज कुछ और कंडीशन है, सिनेरियो बदलते रहता है, जैसे हम देखते हैं। आज इंडिया जो है यूएस के साथ अलाइन ज़्यादा है, सोवियत के साथ वैसा नहीं रिलेशन है। चाइना पाकिस्तान का रिलेशन अलग है, कोल्ड वार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो हर समय जो है पॉलिटिकल ग्लोबल सिनेरियो चेंज करता रहता है। उस हिसाब से देश अपना फॉरेन पॉलिसी चेंज करता है। इसीलिए पुरानी पॉलिसी को हम आज के नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। इसी को बेसिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया अपना, कि कैसे इन्होंने कुछ डिसीजन लिया, और कुछ डिसीजन जो हुए हैं उसको हमको उस समय के हिसाब से देखना चाहिए। जैसे कि फियर ऑफ बीइंग, इसके अगर हम ऐसे करते हैं, अगर कि हम पुराने डिसीजंस को आज हम जज करने बैठ जाएं, तो वो गलत होगा। द फियर ऑफ बीइंग प्रूव्ड रॉन्ग में पैरालाइज डिप्लोमेसी। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो जो फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेट्स जो हैं वो डिसीजन लेने से डरेंगे, उनको लगे कहीं बाद में भाई हम न कहीं हमको गलत नहीं तैयार किया जाएगा। वन शुड ऑलवेज हैव हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेना है कि भाई हमने पहले क्या किया, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि भाई उससे सीख सके कि हमने क्या किया था, क्या वो सही कितना हुआ और कितना वो गलत, वहाँ गलती क्या हो गई। तो ये बस हमें ये सोचना है, ये नहीं देखना है कि भाई हमने वो पॉलिसी गलत थी। तो हमें बस उसको यूज करना है अब अनुमान लगाने के लिए, भाई हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या हाँ गलती हम फिर से नहीं करें। बट सच सक्सेस एंड फेलियर कैन ओनली बी प्रॉपरली असेस्ड इन द लाइट ऑफ देन हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। मतलब कि उस समय क्या सर्कमस्टांसेस था उसको हमें देखना है, आज क्या है उस पर हम जज नहीं कर सकते हैं। यही बेसिकली कहा गया है। उस समय का इन्वायरमेंट हमें देखना था, जो हमें कौन सी, मान लीजिए इस समय से डिसंगेजमेंट ऑर्डर था सियाचिन से दोनों हम इंडिया पाकिस्तान जो है अलग रहेगी, कोई भी उस पर ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ये उस समय का डिसीजन था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, उस समय प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने बस सर्विस राइट लिया, वो उस समय का डिसीजन था। वो उसको अभी हम नहीं देख सकते कि वो सही था या गलत था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको अपना विजिट किया, अनशेड्यूल विजिट था 2015 में, हमने देखा था। तो ये उस समय की जो फॉरेन पॉलिसी थी, उस समय का इन्वायरमेंट था, उसको लेते हुए, उसको देखते हुए डिसीजन लिया गया था। इसको हम आज नहीं दे सकते कि भाई गलत था या सही था। जैसे कि इन्होंने कहा है कि भाई जो कोल्ड वार के समय में इंडिया ने सोवियत के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया, आज जो है इंडिया यूएसए के साथ पार्टनरशिप ज़्यादा है, निगेट है, मतलब क्या नाम है, टिल्ट है। तो वो उस समय अलग था इन्वायरमेंट, उस समय हमने सोवियत से ज़्यादा पार्टनरशिप किया था। आज हमारा पार्टनरशिप जो है आपका यूएसए के साथ ज़्यादा है। तो ये बेसिकली जस्ट है द इंडिया यूएस पार्टनरशिप टुडे मेक्स सेंस फॉर इंडिया, सो डिड द इंडो सोवियत पार्टनरशिप अर्लियर। तो उस समय सोवियत पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट थी, आज यूएस पार्टनरशिप उस समय अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी के इन्वायरमेंट को देखते हुए। तो ये हमें देखना है। नाउ फॉरेन पॉलिसी टू हैज फॉरेन विक्टिम्स टू वेरी नैरो एंड टेक्निकल जस्टिंग ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसको
हमें बेसिस नहीं बनाना है फॉरेन पॉलिसी का। फॉरेन पॉलिसी उससे डिसाइड नहीं होनी चाहिए कि मान लीजिए इन्वायरमेंट है, लोकल इन्वायरमेंट है कि चाइना को बॉयकॉट करने, तो उसको लेकर हम एक है ना एग्रेसिव स्टैंड नहीं कर सकते। हमारा जो डिप्लोमेसी है वो चलते रहना चाहिए चाइना के साथ। उसको हमें चालू रखना है, ऐसा नहीं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो हमारा कभी भी एक बेसिस नहीं होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी का। तो ये बेसिकली हमें देखना है। सॉरी। जैसे कि इन्होंने कहा है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हैज बिकम डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू। तो पाकिस्तान जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू हो चुका है, इसके कारण कोई भी सोवर या वेल कंसर्न पोस्चर कोई भी नहीं ले सकता है नेबर कंट्री के अगेंस्ट में। तो ये जो है इससे क्या होता है कि जो फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेट्स है वो अपना जो कर सकते हैं, मान लीजिए डिप्लोमेसी ला सकते हैं, कुछ टॉक कर सकते हैं, वो बंद हो जाता है। वो अगर कुछ करते हैं तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। तो ये चीज़ें हमें देखने की जरूरत है, फॉरेन पॉलिसी जो है डोमेस्टिक पॉलिसी से इम्पैक्ट नहीं हो। ये आपका जो है बेसिकली जीएस पेपर 2 जो है इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में एक बेसिक आप लिख सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें उसको जज करना है। तो अगला हम आर्टिकल मूव करते हैं, ये आपका व्हाई चाइना इज बीइंग एग्रेसिव अलोंग द एलएसी। ये भी एडिटोरियल है। तो इसमें बेसिकली जो राइटर ने कोशिश किया है जानने की कि भाई क्या जो कारण है एलएसी के में चाइना का ऐसा जो पोस्चर, एग्रेसिव पोस्चर, इसका क्या कारण है। तो कुछ उन्होंने कहा बेसिकली, पहला जो हमने न, एक तो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो हमने विभाजन किया तो वो कारण है। तो इसको राइटर ने नेग्लेक्ट कर दिया, बल्कि ये कारण नहीं है। अभी जो बेसिकली चाइना का फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट हुआ है कोविड के बाद, काफ़ी उसमें पोस्चर्स अलग आए हैं। जैसे कि चाइनाज राइजिंग टेंशन विद यूएस, यूएस का टेंशन बढ़ गया है। ताइवान को उसने थ्रेटन किया है। उसके बाद नेवल इंसिडेंट्स जो साउथ चाइना सी में बढ़ गए हैं। और फिर न्यू सिक्योरिटी लॉ इन हांगकांग। तो ये सारा जो है बेसिकली इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बेसिकली ये चाइना का इंटरनल प्रॉब्लम है। चाइना की इंटरनल पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी वो बदल रही है कोविड के बाद में, जिसके कारण इंडिया भी इसका जो एक तरह से रिजल्ट है, इंडिया का एलएसी जो स्टैंड ऑफ है वो भी इसका कारण है बेसिकली। इसको इन्होंने कारण बताया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये जो बेसिकली कारण नहीं बताया इन्होंने। टुडे चाइना इज एम्बिशियस राइजिंग पावर एंड वांट्स टू रीओरिएंट ग्लोबल ऑर्डर। तो ये चाइना फॉरेन पॉलिसी का चेंज है कि चाइना जो है आइडियोलॉजिकली स्टेट नहीं रह गया है, अपना जो है ग्लोबल ऑर्डर जो चेंज करना चाह रहा है। तो जैसे कि है ना पहले पीसफुल राइज था, अब वो पीसफुल राइज जो है चाइना का वो खत्म हो चुका है। जैसे कि है ना बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री जो कह रहे हैं कि इंडिया जो है चाइना का काउंटरवेट बन सकता है। तो ये बेसिकली चाइना फिर दिखाना चाह रहा है, एलएसी जो स्टैंड ऑफ हुआ है इसको करके दिखाना चाह रहा है कि भाई चाइना किसी से डरता नहीं है। काउंटरवेट, कोई भी काउंटरवेट हो एशिया में, चाइना इससे नहीं डरता है। चाइना अपने आप में सफल है और उसको काउंटर कर सकता है। ये बेसिकली एक मैसेज देना चाह रहा है। उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, लोकल फैक्टर्स, रीजनल फैक्टर्स। पहला जो है आपका कि बहुत सारे जो वर्ल्ड बिग पावर्स है, जैसे कि यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, वो सारा का जो इकोनॉमी है या फिर जो स्थिति है वो खराब हो गई पैंडेमिक के कारण में। तो ये जो है इसके कारण चाइना को और रूम मिलता है और फैसिलिटी मिल रही है कि वो अपना जो है चेंज कर सके, स्टैंड अपना स्टैंड बढ़ा सके। इसके बाद इंडिया में जो है अगर हम देखें तो सिटीजनशिप एक्ट के कारण बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ, एनआरसी के कारण, जिसके कारण वीकेंड इंडियन पॉलिटी को सब वीक किया है। ये जो है चाइना को एक ना क्या कहते हैं आपको अवसर दे रहा है कि वो है ना अपनी जो स्टैंड है वो उसको बढ़ा सके, अपना जो पोजीशन है उसको ऊंचा कर सके। इसके अलावा इंडिया का जो नेबरहुड प्रॉब्लम जो है आपका पाकिस्तान के साथ, हमारा नेपाल के साथ अभी इशू हुआ है। श्रीलंका ने भी पॉलिसी अपनी डाइवर्सिफाई की है। बांग्लादेश ने भी आपका जो एनसीए के अगेंस्ट में अपना स्टेटमेंट दिया था। ये सारा जो है इंडिया का और पोस्टर कम कर रहा है, जो कि चाइना को और पुश करता है कि वो अपना जो स्टैंड बढ़ा सके। उसके अलावा इंडिया हैज़ रीच्ड हियर पार्टली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेप्थ इन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो इंडिया का बेसिकली जो ये स्टैंड ऑफ हुआ है, जो चाइना को हम समझने में नाकाम रहे हैं, तो वो हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे भी सवाल लगाता है कि भाई हम जो थिंकिंग हमारी वो सही नहीं थी। व्हाट इंडिया नीड्स टू डू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। इंडिया को क्या चाहिए भाई, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी चाहिए, डिकपल फ्रॉम द कंपल्सन्स ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो जैसा हमने पिछले आर्टिकल में देखा कि भाई हमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉरेन पॉलिसी पे या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे हावी नहीं होने देना है। तो ये हमेशा ही आप इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी आप पॉलिसी को लेकर डिस्कस करें, फॉरेन पॉलिसी को,
तो ये आप सजेशन दे सकते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिसी जो है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो कभी भी फॉरेन पॉलिसी पे हावी नहीं होनी चाहिए, उससे हमको फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं करना है। एंड एंकर्ड इन नेबरहुड रियलिज्म, तो रियलिटी को देखते हुए, नेबरहुड को देखते हुए हमें जो है स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने की जरूरत है इंडिया को। ये सजेशन दिया गया है राइटर के द्वारा। तो ये आप इंटरनेशनल रिलेशन में बेसिकली यूज कर सकते हैं, ये सजेशन से मिली है। और ये चाइना का जो राइट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, ये सजेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो अगला हम आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल आपका है सेंसलेस डेथ। ये बेसिकली जो तमिलनाडु में कस्टोडियल डेथ हुआ है उसको लेकर के बताया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके लिए कि कस्टोडियल डेथ बेसिकली क्या है, और ऑफन द रिजल्ट ऑफ परवेसिव यूज ऑफ टॉर्चर इन इंडिया पुलिस स्टेशन। तो टॉर्चर जो हो रहा है पुलिस स्टेशन में उसके कारण कस्टोडियल डेथ होते हैं। कस्टडी में डेथ मतलब कस्टोडियल डेथ हो गया। इसके लिए जो बेसिकली और राइटर ने सजेशन दिया, बताया है कि लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन्वेस्टिगेटिव मोड। तो जो इन्वेस्टिगेशन है जो पुलिस के द्वारा होता है वो उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वो बेसिकली एक वेल ट्रेन एसओपी नहीं है इसको फॉलो किया जाए, इसके कारण कस्टोडियल डेथ होता है। इट माइट इंडिकेट अ डिफरेंट पैथोलॉजी अमंग पुलिस ऑफिसर्स दैट मेक्स देम इन्फ्लिक्ट वायलेंस एंड हार्म अगेंस्ट द वीक। तो ये बेसिकली जो है पुलिस ऑफिसर का जो पैथोलॉजी अलग बताता है कि वो कैसे वायलेंस, इसके कारण एक प्रोसीजर नहीं है, स्पेशली प्रोफेशनलिज्म नहीं, जिसके कारण वायलेंस और ये जो डेथ होता है आपका ये होता है। तो ये इसको हमें देखने की जरूरत है। इसके लिए मैंने यहाँ कुछ सजेशंस दिए हैं, अगर आपको क्वेश्चंस आता है सब्जेक्टिव मेंस में कि कस्टोडियल डेथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिजन रिफॉर्म्स, उस पर आप सजेशन दे सकते हैं कि क्या क्या करने की जरूरत है इंडिया को। पहला है ईवन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, जो है इसको रेटिफाई करने की जरूरत है। अभी तक इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया है, मतलब इंडिया जो इसको माना नहीं अभी तक, ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो रूल्स है हमारे वो इंटरनेशनली जो अलाइंड हो जाएंगे, ताकि टॉर्चर जो है पुलिस स्टेशन में या जेल्स में वो कम होगा। और इसका एडवांटेज क्या है भाई कि इंडिया जो है आपका कहते हैं वो जो रिपेट्रिएशन जो हम करते हैं, जो क्या कहते हैं एक्सपेट्रिएट जो करते हैं हम दूसरे देश से, जो हम वहाँ के जो हमारे जुर्म करके गए हैं वहाँ पर उनको अगर हमें बुलाना होता है तो उस केस में भी ये काम आता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है। तो ये हमें इंडिया को रेटिफाई करने की ज़रूरत है। उसके अलावा प्रिजन रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। प्रिजन रिफॉर्म्स मतलब जैसे कि अभी जो हमारे जेल्स क्या है पुअर कंडीशंस है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग छोटे छोटे जेल में भरे हुए हैं, एक्यूट मैन पावर शॉर्टेज, उतने जो जेल में लोग चाहिए उसको मैन करने के लिए वो उतने नहीं हैं, सेफ्टी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, प्रिजन रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि कस्टोडियल डेथ कम हो। प्रिजन में जो डेथ हो जाता है एक दूसरे को लोग मार देते हैं बेसिकली जेल जेल में ही, एक मुजरिम दूसरे मुजरिम को, वो नहीं हो पाए। उसके अलावा एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग ऑफिशियल्स, ये हमें जब मैंने कहा प्रोफेशनलिज्म लाने की ज़रूरत है ऑफिशियल्स में, स्पेशली पुलिस ऑफिशियल्स में, तो उसको हमें और एजुकेट करने की ज़रूरत है उनको। उसके अलावा अनरिस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलर एक्सेस टू इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन्स टू प्लेसेज ऑफ डिटेंशन। तो जो डिटेंशन जहाँ पे करके रखा है पुलिस ने, तो वहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन्स जो हैं उनको एक्सेस दिया जाए, ताकि वो कभी भी जाके देख सके कि भाई वहाँ पे कोई टॉर्चर तो नहीं हो रहा है, कोई है ना उनको खाने पीने का सही दे दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये सारी चीज़ें एक विजिलेंस तैयार करने की ज़रूरत है। सीसीटीवी कैमराज हम लगाना की ज़रूरत है पुलिस स्टेशन में, ताकि उसको मॉनिटर किया जा सके। इंट्रोगेशन रूम में सरप्राइज इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना सजेशन दिया था 2015 में डीके बाबू केस में, इसको आप लिख सकते हैं सजेशंस में। उसके अलावा लॉ कमीशन ने 233 रिपोर्ट में अपना रिकमेंडेशन दिया था कि भाई जो जो एक्यूज्ड हैं कस्टोडियल टॉर्चर के, कस्टोडियल डेथ के, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पारामिलिट्री पर्सन्स हो, उनको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करने की ज़रूरत है। अभी हम क्या करते हैं कि उसको उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको ना एक छुट्टी दे दी जाती है, वेट पे डाल दिया जाता है, तो उससे उनका जो है बेसिकली मनोबल नहीं टूटता है। वो उनको जरूरत है आपको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करने की, सजा सुनाने की, अगर वो उन्होंने किया है तो उसी साथ सजा होनी चाहिए उनको। तो ये लॉ कमीशन ने कहा है ताकि एक डेटरेंट बने, आगे कोई आगे नहीं कर पाए उस चीज़ को। तो अभी हम क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्शन लेते हैं, सस्पेंड कर दिया भाई उसको या फिर छुट्टी पे भेज दिया, ये इसके बजाय हमें क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करने की जरूरत है उसको। तो ये सजेशंस आप लिख सकते हैं अगर मेंस में आपका सब्जेक्टिव आंसर्स में। अगला आर्टिकल ये भी एडिटोरियल आपका, कैन ऑनलाइन लर्निंग रिप्लेस द स्कूल क्लासरूम। तो अभी जो ऑनलाइन लर्निंग्स हो रही है हम देख रहे हैं क्योंकि स्कूल से बंद है, ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है, तो उसको लेकर के इंटरव्यू है जिसमें बताया गया कैसे वो कारगर है, कहाँ वो सही है, कहाँ पे हमें और करने की ज़रूरत है, कहाँ पे वो उतना सफिशिएंट नहीं है। तो इसमें बेसिकली बताया है कि स्क्रीन और जो ऑनलाइन एजुकेशन है
उसमें अभी जो ज़रूरत है कि ब्लेंडेड अप्रोच लाने की, मतलब कि ऐसा नहीं सिर्फ है ना स्क्रीन को दिखा के पढ़ाना है हमें, बच्चों को एक्टिविटी कराने की ज़रूरत है ताकि वो स्क्रीन को कम देखें और एक्टिविटी कुछ कर सकें। तो ये पहला इन्होंने दिया है। लेकिन और ये क्लासेस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम शुरू के दिनों में आप बच्चे का देखें तो शुरू के समय ही उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो ज़रूरत है कि स्कूल अगर बंद है तो ऑनलाइन क्लासेस भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी, कुछ है ना बच्चों को सिखाया नहीं जाएगा, तो उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो रुक सा जाएगा। तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस ज़रूरी भी है अभी, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। पहला तो बहुत देर तक स्क्रीन देखने से बच्चों का आँख पे असर पड़ सकता है। दूसरा, ऑनलाइन लर्निंग से क्या है, घर पे ही रहना है उनको तो आइसोलेट फ़ील करते हैं बच्चे, लोनली फ़ील करते हैं। उनके जो दोस्त यार हैं जो स्कूल के वो उनके साथ नहीं है। टीचर्स का रोल भी काफ़ी लिमिटेड है, वो बस ऑनलाइन ही बता सकते हैं, उनको डाँट नहीं सकते, उस पे मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। ये एक है ना नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑनलाइन लर्निंग का। पेरेंट्स जो हैं अभी वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो हो सकता है बिजी हों, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएँ। तो एज मेनी चिल्ड्रन स्पेशली दोज अटेंडिंग गवर्नमेंट स्कूल्स, के अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रहा है, ऑनलाइन क्लासेज नहीं हो रही उनकी। तो ये सब हमें देखने की ज़रूरत, ऑनलाइन लर्निंग का जो निगेटिव इम्पैक्ट है अगर आपको लिखना हो तो निगेटिव इम्पैक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कॉन्स जो होता है, डिमेरिट, पेरेंट्स में बी वर्किंग फ्रॉम होम मेन, उसके अलावा कंप्यूटर्स जो लिमिटेड रहते हैं हर घर में, तो अगर पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो लैपटॉप लिमिटेड है उनको चाहिए, बच्चे उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने की ज़रूरत है ऑनलाइन क्लासेस के साथ निगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या है। उसके अलावा इन्होंने सजेशन दिया जैसे कि बहुत देर देखने से विजन प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों को आँख पे असर पड़ सकता है। उसके अलावा जो बैठे-बैठे आपको सिर्फ देखना है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अगर मान लीजिए क्लासेस चल रही है, स्कूल में क्या होता है आप जाते हैं, लंच टाइम होता है आप खेलते हैं, स्कूल में खेलते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, इधर-उधर जाते हैं, तो वो आपका बंद हो जाता है। इससे क्या बच्चे जो लेथार्जिक हो जाएँगे, उनका स्किल जो है उतना डेवलप नहीं कर पाएगा, थिंक स्किल। उसके अलावा बिहेवियरल प्रॉब्लम होगा क्योंकि बच्चे बैठे-बैठे बच्चों से बात नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों से बात नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं। इसको देखते हुए क्लासेस जो है हमें उस हिसाब से डिज़ाइन करना है ताकि ये सब चीज़ें ऑनलाइन एजुकेशन में ये सब चीज़ें ना हो। एक्टिविटी करने की ज़रूरत है वहाँ पे कि बच्चे जो है स्क्रीन कुछ समय ही देखें लेकिन ज़्यादा समय वो एक्टिविटी में बिजी रहें। तो ऐसे क्लासेस डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इन्होंने दिया है कि भाई ये तो चलिए ऑनलाइन क्लासेस का हो गया, लेकिन स्कूल जो बंद है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि स्कूल चालू भी करना है। सबको लग रहा है कि भाई चलिए ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस चल रही है तो वो काफ़ी है, स्कूल्स बंद भी है तो बच्चों को पढ़ाई मिल रही है। इसको यहाँ पे राइटर ने कंटेस्ट किया है कि भाई ये सही नहीं है, हमें जो स्कूल को सेफ प्लेस बनाने के सोचना है, स्कूल खोलने के सोचना है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में ये खामियां हैं, इतनी सारी निगेटिव है जिसको हमें एजुकेशन जो क्लासरूम एजुकेशन है वही दूर कर सकता है। तो इन एजुकेशन जो है सिर्फ कंटेंट देना नहीं है, मतलब सिर्फ हमें पढ़ा दिया, उसको बता दिया, किताब बता दी, वो एजुकेशन नहीं है। उसके अलावा एक्टिविटी जो होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो स्कूल एनवायरनमेंट से ही आ सकता है। उसके अलावा जो आपका है, जो टीचर्स है जैसे हमने बताया पीयर्स नहीं है, आपके दोस्त यार नहीं है, तो ये सारे स्कूल एनवायरनमेंट से ही मिल सकता है आपको। इसके अलावा जो ऑनलाइन एजुकेशन का और क्या डिमेरिट है आपका, कि जो जो आपके माइग्रेंट्स बच्चे हैं, माइग्रेंट्स लोग वो बेसिकली घर जा चुके हैं, माइग्रेंट्स अपने अपने, हमने देखा था माइग्रेंट जो वापिस चले गए, उसके कारण उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको है ना एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, वो गांव में मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो उन बच्चे जो है कंप्यूटर नहीं, इंटरनेट नहीं है, तो रूरल डिवाइड जो आपका, वो उन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं ले पा रहे हैं, तो ये हमें देखने की ज़रूरत है। इसीलिए क्लासरूम खोलने की, स्कूल खोलने की बहुत ही ज़रूरत है। तो अब हम आते हैं स्कूल कैसे हम खोले भाई, कैसे स्कूल सेफली हम खोल सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है कि स्कूल, यहाँ सजेशन दिया गया है कैन बी ओपन इन स्टैगर्ड मैनर। स्टैगर्ड मैनर में हम खोल सकते हैं कि 50% बच्चे आ जाएँ, 50% बच्चे कल आएँ। इससे क्या होगा, ज़्यादा क्राउड भी नहीं होगा और जो बच्चे भी सेफली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएँगे। टेम्परेचर चेक हो, जो हम टेम्परेचर चेक करते हैं कि भाई उनको टेम्परेचर हाई तो नहीं, फीवर तो नहीं है, तो वो हम चेक करना चाहिए हमें। टीचर शुड नॉट गिव स्टूडेंट एनी बुक्स टू कैरी होम। बच्चों को भी किताबें नहीं दी जाए घर ले जाने के लिए ताकि वो इन्फेक्शन उससे ना फैले। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। तो ये सारा चीज़ें जो बेसिकली हमें स्कूल खोलने की ज़रूरत है, और स्कूल खोलने के लिए क्या करना है, सेफ्टी मेजर जो लेने की ज़रूरत है, वो सजेशंस यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपको बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन का नेगेटिव क्या है, क्या-क्या मतलब कि हमें और करने की ज़रूरत है ऑनलाइन एजुकेशन में। उसके अलावा क्लासरूम एजुकेशन कैसे इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत है हमेशा, उसको और क्लासरूम कैसे खोलने की ज़रूरत है, वो यहाँ सजेशन दिया गया। तो इसको आप कंप्लीटली आप ऑनलाइन एजुकेशन में आप लिख सकते हैं जीएस पेपर 2 में।
अगला भी आपका एडिटोरियल है ड्रग ड्रग एब्यूज एमिस्ट पैंडेमिक। तो ये ड्रग एब्यूज को लेकर के है कि बेसिकली बहुत लोगों की इकोनॉमी जो डाउन में है, तो बहुत लोगों की नौकरी नहीं, तो उस समय क्या है, ज़्यादा लोग जो है ड्रग एब्यूज की तरफ जाते हैं, जो कि गलत है। इसको लेकर के इन्होंने सजेशन दिया है, डिप्राइव्ड ऑफ एक्सेस टू कंट्रोल ड्रग्स, और उसके अलावा बहुत लोगों को ड्रग्स नहीं मिल पा रहा, पेन क्लियर के लिए या फिर एसेंशियल मेडिसिन जो वो भी नहीं मिल पा रही है। इसको देखने की जरूरत है गवर्नमेंट को। इसके लिए क्या करने की जरूरत है, फंडिंग जो है बढ़ाने की जरूरत है गवर्नमेंट को, कि फंडिंग करे, ड्रग एब्यूज को कम किया जा सके। क्रिएटिंग वायबल लिसिट फॉर्म ऑफ इनकम टू इनेबल पुअर फार्मर्स टू स्टॉप ग्रोइंग इलिसिट ओपियम पॉपी। तो जो बहुत सारे जो फार्मर्स है, जो गलत तरीके से जो ओपीएम की खेती करते हैं, उनको रोकने की ज़रूरत है। उन कैसे रोकेंगे हम, उनको हम ऐसा इनकम स्रोत, दूसरा इनकम का स्रोत दे सके, लिवलीहुड दे सकते, एम्प्लॉयमेंट दे सके, ताकि वो ये खेती बंद करें। उसके अलावा जो हमें ज़रूरत है, इंटरनेशनल कॉपरेशन की ज़रूरत है टू इंक्रीज एक्सेस टू कंट्रोल ड्रग का इंक्रीज एक्सेस कर सके, और डाइवर्सन नहीं हो ऐसे ड्रग्स का, ओपीएम का गलत हाथों में नहीं पड़ा जाए, अब्यूज नहीं हो उसका। तो ये हमें इंटरनेशनली कोऑपरेट करना है। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा है इस एडिटोरियल में, कि भाई हमें ड्रग अब्यूज को रोकना कैसे है, तो है ना, फार्मर्स जो है उनको दूसरा नौकरी दे सके, दूसरा एम्प्लॉयमेंट दे सके, और इंटरनेशनल कॉपरेशन की ज़रूरत है इसमें, और फंडिंग की ज़रूरत है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आर्टिकल आईसीएमआर इनवाइट्स टेस्ट किट मेकर्स। ये बेसिकली जो टेस्ट किट मेकर के लिए किया है, इसमें जो इंपॉर्टेंट एक है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका एक इंपॉर्टेंट इसमें है, ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन। ये गवर्नमेंट ने कल लॉन्च किया, होम मिनिस्टर ने, सॉरी हेल्थ मिनिस्टर ने। ये जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का बनाया है, इससे थ्रू क्या है, आप 4 यूनिट ऑफ ब्लड जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी समय एट अ टाइम, और ब्लड बैंक जो है आपके लिए 12 घंटा वेट करेगा कि आप आके उसको कलेक्ट कर सके। तो ब्लड की ज़रूरत के लिए ये ऐप बनाया गया है, ताकि ब्लड डोनर, सॉरी जो ब्लड बैंक और जो जिसको ज़रूरत है उसको कनेक्ट किया जा सके टेक्निकली। तो यही इंपॉर्टेंट आपका बेसिकली। नेक्स्ट आपका है इन स्पेस विल बी स्पेस एज इंडस्ट्री रेगुलेटर। तो ये बेसिकली जो स्पेस रिफॉर्म अभी गवर्नमेंट ने किया है, उसको लेकर के है। इन स्पेस जो एक नया एंटिटी बनाया गया है, इसका अलग चेयरपर्सन होगा, बोर्ड होगा, ये रेगुलेट करेगा बेसिकली रूटीन सैटेलाइट्स, रॉकेट्स एंड कॉमर्शियल लॉन्च व्हीकल थ्रू इंडियन इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स। तो बेसिकली जो इंडियन इंडस्ट्री जो है स्पेस सेक्टर को और खोलने के लिए दिशा में प्रयास है, और स्टार्टअप्स को और प्रमोट करने की जरूरत है वहाँ पे। उसके लिए एक अलग स्पेस एजेंसीज बनाई गई, जो कि इसको प्रमोट करेगा, रेगुलेट करेगा इन चीज़ों को। अभी तक जो है बेसिकली स्पेस इसरो देखता था इसको, लेकिन उतना क्योंकि वो कारगर नहीं था, उसका अलग आर एन डी उसका था, और अलग काम भी थे इसरो को। तो उसके अलावा जो बेसिकली यहाँ पे इसीलिए अलग अलग एजेंसी को बनाई गई है, ताकि वो स्टार्टअप्स इसमें ला सके, और जो एजेंसी इंडस्ट्री जो प्राइवेट सेक्टर को इसमें पार्टिसिपेट किया जा सके। स्टार्टेड एट ए बॉडी विल इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर इंडियन इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री के लिए एक प्राइवेट सेक्टर को लाने की कोशिश है इसमें, ताकि और डेवलपमेंट किया सके। जो स्पेस सेक्टर है बहुत ग्रो कर रहा है, तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को लाने की जरूरत है। ऑटोनोमस रहेगा ये, और इसरो के पैरेलली ये काम करेगा। इसका अलग अपना डायरेक्टरेट होगा, अलग टेक्निकल बॉडी होगी, अलग सिक्योरिटी बॉडी होगी, सब कुछ जो है अलग इसका होगा इसरो से, जो कि जो प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्री है उनको प्रमोट करेगा कि भाई आप स्पेस सेक्टर में आइए, डेवलप कीजिए, आर एन डी कीजिए, रॉकेट्स बनाइए, कमर्शियल लॉन्च व्हीकल्स बनाइए, ताकि वो स्पेस सेक्टर जो इंडिया का वो ग्रो कर सके। इसके अलावा एनएसआईएल जो है कि पुरानी बॉडी है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। न्यू ओपन एंड इंक्लूसिव स्पेस सेक्टर, तो ये बताया गया यहाँ पर। ओपन ओपन मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर भी आके अपना स्पेस सेक्टर को यूज कर सकता है, उसमें ना पार्टिसिपेट कर सकता है। इंक्लूसिव, तो इंक्लूसिव मतलब किसी को भी, स्टार्टअप्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये जो आपका एनएसआईएल है इन स्पेस के साथ काम करेगा, और इंडस्ट्री के साथ जो है तालमेल बनाएगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ताकि वो लॉन्च व्हीकल सब जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सके, और इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर जो है अपना टेक्नोलॉजी ला सके, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। ये सारी फायदा होगा। इसके अलावा जो फायदा क्या होगा इसरो को टाइम मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिसोर्सेज जो है, जो टाइम है, रिसोर्सेज जो है वो आर एन डी में लगा सके, ताकि वो अच्छे से अच्छा जो सैटेलाइट्स है, जो देश को ज़रूरत है, उसको जो कंट्री को ज़रूरत है, उसके लिए वो आर एन डी कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना उसमें स्पेंड कर सके। तो ये सब चीज़ें से इसको मुक्ति मिल जाएगी बेसिकली प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करने का। द रिफॉर्म्स आर एम्ड एट टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ इंटायर कंट्री। तो कंट्री का जो पोटेंशियल है उसको टैप करने का, स्टार्टअप्स में जो पोटेंशियल है कि नई वो टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आएगा आपको।
फॉरेन सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इन्वेस्टमेंट जो चाहिए क्योंकि जो सैटेलाइट्स अगर आप देखें बनता है तो करोड़ों उसमें लगते हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए जो गवर्नमेंट हमेशा नहीं दे सकती है, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। उसके अलावा पॉलिसी में भी चेंजेस के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिसी चेंजेस भी किया जाएगा ताकि उसको और प्राइवेट सेक्टर जो अभी ओपन स्पेस सेक्टर जो है उसके हिसाब से उसको बनाया जा सके। इसमें जो कुछ टर्म्स यूज है इसको मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर। इन स्पेस जो है आपका, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका जैसे हमने काम अभी जो बताया कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको सपोर्ट करना कि वो इसमें स्पेस सेक्टर में आए, सैटेलाइट डेवलप करे, इन्वेस्टमेंट करे, R&D करे, ये सारी चीज़ें। इंकरेजिंग पॉलिसीज जो है हमारी गवर्नमेंट की, उसको अगर कोई पॉलिसी जो इसके अगेंस्ट है प्राइवेट सेक्टर के, उसको चेंज किया जा सके। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो उस हिसाब से चेंज किया जा सके, इसके लिए बेसिकली कोऑर्डिनेशन बॉडी है ये इन स्पेस, प्राइवेट सेक्टर को स्पेस सेक्टर में लाने के लिए। इसके लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये क्या है बेसिकली, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट स्पेस जो है इसके अंदर काम करता है। इसका काम है कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क ऑफ इसरो सेंटर्स एंड कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। इसको जो है जो इसरो का जो सेंटर्स हैं उसको कॉमर्शियल बेसिस पर यूज करना, किसी मतलब प्राइवेट एंटिटी को चाहिए, किसी प्राइवेट एंटिटी को R&D के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये सारा काम जो NSIL का है। इसके अलावा एम्स टू मास प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर SSLV, जो स्मॉल स्केल जो व्हीकल्स होते हैं, लॉन्च व्हीकल्स, और PSLV, इसमें जो पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर कैसे पार्टनरशिप कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर कैसे इसमें भागीदार हो सकता है, PSLV में कैसे हो सकता है भाई, तो कुछ आपने कुछ PSLV में बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, तो कुछ इक्विपमेंट प्राइवेट सेक्टर ने अपना रिसर्च करके लगाया कम दाम में, ज़्यादा रिसर्च करके लगाया, कुछ इन्वेस्टमेंट किया प्राइवेट सेक्टर ने, तो ये सारी चीज़ें जो है NSIL देखता है, और इसको जो अभी NS इन स्पेस के अंदर करके इसको प्राइवेट सेक्टर को और कैसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए, उसमें स्टार्टअप्स को लाया जाए, इसके लिए कोशिश कर रही है सरकार। इसके अलावा एंथ्रिक्स है, ये पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बेसिकली जो है इसरो का आपका मार्केटिंग आर्म है, जो इसरो बनाती है। जैसे कि मान लीजिए इसरो को किसी दूसरे देश के जो सैटेलाइट्स है इसरो लॉन्च करती है, अभी आजकल आप देखते होंगे, तो उसके लिए एंथ्रिक्स काम करता है कि कैसे न फंडिंग लेके कुछ दूसरी कंपनी को अगर कोई इसरो किसी चीज़ को मार्केट करना है, सैटेलाइट लॉन्च को, वो सैटेलाइट को लॉन्च करवाना है, तो वो सारा काम जो एंथ्रिक्स देखती है बेसिकली। जो स्पेस प्रोडक्ट है इसरो का, मान ली ब्रॉड बैंडविड्थ है वो देना है किसी को, सर्विसेज जो है वो किसी को इसरो देती है, अगर लॉन्च सर्विसेज मान लीजिए, तो वो एंथ्रिक्स उसके लिए कोऑर्डिनेट करती है, तो बेसिकली मार्केटिंग करती है इसरो का। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल आपका स्टूडेंट यूनियन सिक्स रिकॉल ऑफ EIA ड्राफ्ट। EIA मतलब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बेसिकली न्यूज है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो आपका रेगुलेशन है, इसको गवर्नमेंट ने कुछ इसमें चेंजेस लाया है। इसको लेकर के गवर्नमेंट ने पब्लिक ओपिनियन मांगा था, पब्लिक का फीडबैक मांगा था ईमेल के जरिए 30 जून तक। इसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट किया है EIA को लेकर कि भाई कुछ कुछ जो पॉइंट है ये गलत है, इसको चेंज किया जाना चाहिए। EIA बेसिकली होता क्या, ये आपको जरूरत नहीं उतना जानने की क्या क्या डिस्प्यूटेड पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं आपका। जरूरत क्या है, EIA जो है बेसिकली प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर इंडस्ट्रीज टू असेस द इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट of their proposed industry activity and the mechanism whereby these would be assessed by expert committee appointed by ministry। तो ये बेसिकली यही है कि EIA के थ्रू जो भी हमारी कोई इंडस्ट्री को पूरा प्रोजेक्ट लेके आ रही है, तो पहले सरकार उसको देखती है कि भाई उसको इम्पैक्ट असेसमेंट करना है कि नहीं करना है, अगर करना है तो उसको कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जो EIA में बताई गई है। तो यही इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का ऑर्डर है। इसमें पब्लिक हियरिंग को लेकर के कुछ चेंजेस लाए गए हैं जिसको लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो आपको जो जानने की जरूरत है एग्जाम के लिए कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है, तो जैसे मैंने कहा प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग, एक इवेल्युएशन का प्रोसेस है जो कि मान लीजिए कोई प्रपोज प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई स्टील प्लांट लेके लाया जा रहा है, स्टील को प्लांट यहाँ पे इंडिया में स्टेब्लिश करना चाह रहा है किसी स्टेट में कहीं पर भी, तो उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा कि भाई कैसे वो इन्वायरमेंट को लेकर उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, इकोलॉजी को लेकर के 10 साल 20 साल 50 साल के लिए, उसको जो देखा जाता है इस एक्ट के अंतर्गत उसको देखा जाता है कि उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, कल्चरल इम्पैक्ट क्या होगा वहाँ की सोसाइटी में, वहाँ की जो लोग रह रहे हैं, आदिवासी मनी रह रहे हैं, ह्यूमन का हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा लॉन्ग टर्म में, या पानी को दूषित करेगा, इन्वायरमेंट को दूषित करेगा, तो ये सारा कुछ हमें जो इस एक्ट के अंदर में देखा जाता है। ये जो है स्टैट्यूटरी बैक्ट है, मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है।
इसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या इसमें किया जाता है, मेथोडोलॉजी कैसे होगी। इसमें बेसिकली 4 स्टेज होते हैं मेजर, वैसे तो बहुत सारे हैं, 4 मेजर स्टेज हैं। पहला स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग मतलब उसको देखा जाता है स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, क्या उसको ज़रूरत है इम्पैक्ट की असेसमेंट की। मतलब अगर वो छोटा प्रोजेक्ट है और मान लीजिए उसका इम्पैक्ट नहीं होगा लगाया, तो उसको EIA के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन, टाइप ऑफ डेवलपमेंट एंड इफ द प्रोजेक्ट नीड स्टैट्यूटरी क्लियरेंस, तो ये देखा जाता है कि भाई उसको क्या क्लियरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारी छोटा प्रोजेक्ट है, उससे कोई हार्म नहीं होने वाला है, सेफ है प्रोजेक्ट, मान लीजिए उसमें कोई पॉल्यूशन, उसका कोई डिस्चार्ज नहीं है, पॉल्यूशन नहीं करेगा, तो उसको क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। स्कोपिंग, पोटेंशियली इसमें देखा जाता है पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है, कहाँ का इम्पैक्ट करेगा ये, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, मिटिगेशन पॉसिबिलिटीज एंड नीड फॉर मॉनिटरिंग, ये सारा कुछ स्कोपिंग में देखा जाता है। पब्लिक हियरिंग हो गया कि भाई ये रिपोर्ट बनने के बाद पब्लिक से कमेंट मांगा जाता है जो वहाँ रह रहे हैं बगल अगल में। उसके बाद फाइनल अप्रेजल किया जाता है। तो ये बेसिकली 4 मेजर स्टेजेज हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे स्टेजेज होते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। अगर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो आप उसको लिख सकते हैं। ये आपका प्रोसीजर है जो छोटे में बताया गया वैसे तो। इसमें बेसिकली है कि ग्रुप तीन कैटेगरी में होता है आपका, ग्रुप A B C में। ए में होता है कि उसको ज़रूरत है पूरा डिटेल इन असेसमेंट करने की। बी में हो गया कि भाई लिमिटेड असेसमेंट, छोटा प्रोजेक्ट है, थोड़ा बहुत हम असेसमेंट करेंगे। सी में है वैसे प्रोजेक्ट जिनका असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, छोटे प्रोजेक्ट है, उनका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो ये उसका प्रोसीजर है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ बड़ा में, ये एक स्टेप्स है, इसको उतना इम्पोर्ट ज़रूरत नहीं। जैसे पब्लिक हियरिंग उसमें होती है, जैसे कि इम्पैक्ट एनालिसिस हो गया आपका, स्क्रीनिंग स्कोपिंग हो गया आपका, उसके बाद डिसीजन मेकिंग होता है। अप्रूव अगर नहीं हुआ तो फिर इसको उसको अगर आप उनको लगता है कि नहीं प्रोजेक्ट सही नहीं है इन्वायरमेंट को लेकर के, तो कहा जाए कि फिर से डिजाइन कीजिए प्रोजेक्ट को फिर से, और फिर से उसको इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। तो ये सारा कुछ है आपका स्टेप्स बाय स्टेप्स। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हम। ये आपका है ओजोन पॉल्यूशन सीज अ स्पाइक। ये बेसिकली ओजोन पॉल्यूशन को लेकर बताया गया है कि दिल्ली में ओजोन पॉल्यूशन, दिल्ली में सॉरी हर जगह पे इंडिया में ओजोन पॉल्यूशन बढ़ा है। तो ओजोन क्या है बेसिकली, ये सनी वेदर फेनोमिना है, प्रॉब्लम है। इट इज हाईली रिएक्टिव गैस, ओजोन गैस जो है। इवन शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ऑफ एन आवर इज डेंजरस फॉर दोज विद रेस्पिरेटरी कंडीशंस एंड एस्थमा। तो जिनको सांस की बीमारी, अस्थमा की बीमारी है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ये गैस। घंटे भर भी अगर आप इसमें एक्सपोज होते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा खतरा है आपके हेल्थ को। तो ओजोन जो हमने पढ़ा है बेसिकली उसको मैं बताऊंगा अभी, पहले इसको देख लेते हैं। ओजोन इज नॉट डायरेक्टली इमिटेड बाय एनी सोर्स। ओजोन जो डायरेक्टली कोई वैसे वाले कि जैसे पॉल्यूशन होता है बहुत सारा कि गाड़ियों से पॉल्यूशन होता है, वैसा नहीं है। ओजोन को डायरेक्टली कहीं से नहीं आता है बेसिकली, ये किसी रिएक्शन से बनता है। वो कौन सा रिएक्शन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जो गैसेज होते हैं बाहर इन पॉल्यूटेंट गैस, उनका और सनलाइट के कारण मिलने के कारण ये जो है ओजोन बनता है। तो इसको हम रोकना कैसे हैं भाई, रोकने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो ऑक्साइड्स है यानी व्हीकल से जो पॉल्यूशन आता है मान लीजिए, इसको हमें रोकना होगा। जो प्लांट्स है, थर्मल प्लांट्स, इसको बंद करने से ये पॉल्यूशन, ये जो गैसेज हैं वो ये रोक सकते हैं। रोकने से आपका ओजोन रुक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। इट कैन बी कर्टेल ओनली गैसेज फ्रॉम ऑल सोर्सेज आर कंट्रोल। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। इसको रोकना कैसे होगा भाई, तो ओजोन को कि मान लीजिए कि ऐसा नहीं गाड़ी से ओजोन निकलता तो गाड़ी हमने रोक दिया तो पॉल्यूशन रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमें उसके लिए जो इसका सोर्स है जिससे ये बनता है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इनको हमें रोकना होगा। इनको रोकने के लिए हमें व्हीकल का पॉल्यूशन जो है उसको कम करना होगा। जो थर्मल पावर प्लांट से जो पॉल्यूशन निकलता है उसको कम करना होगा। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। इसको हम समर पॉल्यूशन में देखते हैं। तो ओजोन जो बेसिकली जो है आपका 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से कंपोज होता है। O3 इसका केमिकल नेम है, आपका फॉर्मूला है। ये अपर एटमॉस्फेयर में ही पाया जाता है, जो हमने देखा स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन लेयर जिसको हम कहते हैं। और वो हमारा जो ग्राउंड लेवल पे जिसके बारे में भी बात की जा रही है इस आर्टिकल में। तो जो ओजोन लेयर है उसको तो अच्छा माना जाता है कि भाई वो अच्छा है। कैसे अच्छा है, क्योंकि वो जो है सन से जो आपका यूवी रेज आता है, आपका यूवी रेज उसको रोकता है, इसीलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो जो अपर एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में है, वो क्या करता है ओजोन लेयर, अल्ट्रावायलेट रेड जो आता है सनलाइट से उसको उसको रोकता है, ताकि
वो अंदर नहीं आ सके, हमारे धरती पे नहीं आ सके, तो इसको प्रोटेक्टिव लेयर की तरह का होता है, तो इसलिए इसको हम गुड ओजोन कहते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर में है। इसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, इसको इम्पैक्ट करता है, ओजोन होल के बारे में सुना होगा आपने। तो वो सारी चीज़ें जो है ओजोन लेयर के लिए, तो उसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन के बारे में, वो है आपका ट्रोपोस्फेयर में, मतलब जो धरती पे बनता है, बैड ओजोन कहा जाता है। ये बेसिकली क्या, ग्राउंड लेवल ओजोन कहा जाता है इसको। ये जो है कब बनता है, जो गाड़ी से पॉल्यूटेंट निकलते हैं, या पावर प्लांट से निकलता है, या इंडस्ट्री से निकलता है, आपका रिफाइनरी से निकलता है, ये सारे गैसेज निकलते हैं। ये बेसिकली गैसेज, और ये जो है आपका सनलाइट में ओजोन बनाते हैं आपका। तो इसीलिए गैसेस के कारण ये जो है आपका ओजोन थ्री जो अर्थ पे है ट्रोपोस्फेयर में, ये पॉल्यूशन की तरह काम करता है, पॉल्यूशन करता है यहाँ पर। इसीलिए इसको रोकने की जरूरत है। इसका इम्पैक्ट क्या है भाई, डैमेज टू क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट, क्रॉप्स को डैमेज करता है, फॉरेस्ट को डैमेज करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है, आपके सामने भी देखा आर्टिकल में। उसके बाद आपको अगर पहले से बीमारी, रेस्पिरेटरी बीमारी, अस्थमा सब है, इसका जो आपको रिस्क बढ़ाता है और आपको उसके उन लोगों को और ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें ओजोन का निगेटिव इम्पैक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आपका एनालिसिस हिंदी न्यूज़पेपर का। होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करें इसको, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और मुझे आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।